गुड मॉर्निंग रामकिशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आकाश। चलो, कल कहाँ तक पहुंच गए थे? इस बार थोड़ा आइडिया बताना। कल कहाँ तक पहुंच गए थे हम? अच्छा, एफिशिएंसी हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी क्या एफिशिएंसी? एक क्वेश्चन करने का विचार था अपना, है ना? ओके। चलो, एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखें। A stream of discharge, a stream of discharge 130 liter per second was delivered into the canal, was delivered into the canal was delivered into the canal and 100 liter per second of discharge was delivered to field, was delivered to field, which was applied, which was applied over a area, over an area of 1.6 hectare, 1.6 hectare for 8 hours, for 8 hours. The effective depth of root zone, the effective depth of root zone is 1.7 meter, is 1.7 meter. The surface runoff in the field, the surface runoff in the field, the surface runoff in the field are 420 meter cube. The water penetration depth, the water penetration depth the water penetration depth varies, the water penetration depth varies from 1.7 meter at head to 1.1 meter at tail. Available moist tail of field. Next, available moisture holding capacity, available moisture holding capacity of the soil is 20 centimeter per meter.
depth. Then find the all efficiencies. Find all efficiencies assume irrigation is start. Assume irrigation is start. Irrigation is start when 50% of moisture is depleted and 50% moisture is depleted. ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी की सारी एफिशिएंसीज फाइंड आउट करनी है सिवाय वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी इसलिए फाइंड आउट नहीं करनी क्योंकि वहां पे कोई डेटा नहीं दिया हुआ है हमें वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है ना, देखो मैं एक बार हल्का सा आपको समझा देता हूँ, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो, डिस्चार्ज जो कि कैनाल में डिलीवर्ड किया गया वो है 130 लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो मैं जो वाटर हम डिलीवर्ड करते थे, देखो एफिशिएंसीज में हमें वाटर वॉल्यूम चाहिए होती है। ठीक है, वॉल्यूम चाहिए होती है। यहाँ पे डिस्चार्ज दिया हुआ है तो मैं कर देता हूं क्यू आई। क्यू आई अपन कैनाल में जो वॉल्यूम डिलीवर्ड किया उसे वी आई बोलते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो डिस्चार्ज डिलीवर्ड किया गया कैनाल में उसे कर देता हूँ 130 लीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया आपके पास, कैनाल में जो डिस्चार्ज आपने डाइवर्ट किया है। ठीक है, अब देखो लीटर में हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते जनरली, तो इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताएगा कोई कि लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो क्या करते हैं? लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो क्या करते हैं? बड़ा सिंपल सा है, पता होगा आपको आई थिंक। पता ना जरा। हम्म, नहीं बताओगे? बता दो यार, मन नहीं है क्या सुबह सुबह बताने का? चलो कोई बात नहीं। लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, वो मीटर क्यूब में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.130 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना, क्लियर। इसी तरीके से जो फील्ड में वाटर डिलीवर्ड किया गया है, यहाँ पे लिख रहा है ना, एंड द 100 लीटर पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज इज डिलीवर्ड टू द फील्ड। तो जो फील्ड में डिलीवर्ड किया जाता है, वेरी गुड, योगेश ने सही आंसर दिया। तो फील्ड में वाटर डिलीवर्ड किया जाता है, दैट इज दे रखा है अपने पास 100 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको भी मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 0.100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना, ये डेटा हमें दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, विच इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 1.6 हेक्टेयर फॉर 8 आवर्स। तो हमें एरिया दिया हुआ है फील्ड का, एरिया ऑफ फील्ड ये दिया हुआ है कितना, 1.6 हेक्टेयर। इसको भी मीटर क्यूब में चेंज कर लो, सॉरी मीटर स्क्वायर में, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। टाइम दिया हुआ है हमें 8 आवर्स, मतलब ये जो वाटर मैंने अप्लाइड किया है फील्ड में, ये कितना है, 8 आवर के लिए अप्लाइड किया हुआ है। ठीक है, आगे देखें जरा, द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन इज 1.7 सेंटीमीटर। रूट जोन डेप्थ कितनी हो गई अपने पास, रूट जोन डेप्थ हो गई अपने पास कितनी, 1.7 सेंटीमीटर। ओके, आगे दिया हुआ है द सरफेस रन ऑफ इन द फील्ड इज 420 मीटर क्यूब। तो सरफेस रन ऑफ लगा लो आप, सरफेस रन ऑफ है हमारे पास 420 मीटर क्यूब। क्लियर। आगे देखें, द वाटर पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ द सॉइल इज 20 सॉरी इज वेरीज फ्रॉम 1.7 मीटर एट द हेड एंड 1.1 मीटर एट द टेल। तो वाटर पेनिट्रेशन डेप्थ की जरूरत हमें पड़ती है किसमें, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। तो इसको बाद में काम में लेंगे, अभी नहीं लेते, है ना। ये देखो ये लाइन, अवेलेबल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ। ये लाइन बड़ी अच्छी है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई आप सभी जानते हो क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो अब क्रॉप कटोरा लेके तो बैठा नहीं है, ठीक है, कि भाई लाओ मेरे पानी भर जाओ, ठीक है, वो जहां पे लग रहा है, जिस सॉइल में लग रहा है, उस सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उस मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाना होता है हमको, ये आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, क्लियर। तो अवेलेबल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो कितनी दी हुई है हमें, 20 सेंटीमीटर पर मीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर मीटर। और एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करनी है, इरिगेशन कब स्टार्ट होगा, जब 50% मॉइस्चर डिप्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो 50% मॉइस्चर हम डिप्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद इरिगेशन प्रोवाइड करवा देंगे, कुछ ऐसी बातें इस क्वेश्चन में बताई हुई है, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, क्लियर, देखो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करनी है वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, नीटा सी। नीटा सी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड इनटू कैनाल। मुझे बता सकता है कोई कि किस तरीके से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, जरा बताना। हमें ये डाटा दिया हुआ है, किसी के दिमाग में आ रहा है क्या कि भाई हाँ इस तरीके से वॉल्यूम फाइंड आउट की जा सकती है, बताएं जरा। हम्म, जरा बताएं, अरे बताओ। आपको जो फील्ड में वॉल्यूम डिलीवर्ड की गई है वो फाइंड आउट करनी है, आपके पास ये डेटा दे रखा है, बताओगे या सब कुछ मैं ही बताऊं। हम्म, अरे बावड़ो, तुमको डिस्चार्ज दे रखा है, क्यू बराबर ए इंटू वी, गलत। डिस्चार्ज आपको एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ है हमारे पास, रवि रामकृष्ण, वेलोसिटी नहीं है ना, तो वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, दो चीजें हैं, एक तो डिस्चार्ज है, ठीक है, किसमें होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड में, और एक टाइम है, किसमें होता है, सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगी, दैट मींस अगर मैं डिस्चार्ज को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वेरी गुड योगेश, वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखना जरा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, तो फील्ड को कितनी वॉल्यूम डिलीवर्ड की गई है, उसे कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं मैं, फील्ड में डिलीवर्ड किया हुआ डिस्चार्ज इनटू टाइम, तो टाइम कितने आवर्स के लिए किया गया था, 8 आवर्स के लिए किया गया था, ठीक है ना, तो डिस्चार्ज कितना है अपने पास, 0.100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, इंटू 8 आवर्स डिवाइड बाय 0.130 मीटर क्यूब पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स, ठीक है ना। अब देखो डिवाइड में है तो टाइम से टाइम कट जाएगा, ये यूनिट कट गई, आपके पास नीटा सी आ जाएगा कुछ, कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, बताना जरा, नीटा सी की वैल्यू बताएं। अरे लिख लेना बाद में, एक बार समझ लो इधर यार, इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 0.6, नहीं 0.6 नहीं आ सकता, जब अगर 100 में तुम 13 का भाग दोगे, तेरे पंजे 65, तेरे छह के 78, तेरे साथ 91, तो सात सात से तो ऊपर आएगा, 7.69, वेरी गुड, तो अपने पास एफिशिएंसी आ जाएगी 76.9%, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी किसी को, आई थिंक क्लियर है ना। अब देखिए जरा, मुझे थोड़ी आगे कैलकुलेशन करनी है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए एप्लीकेशन एफिशिएंसी, मुझे क्या चाहिए, मुझे एप्लीकेशन एफिशिएंसी चाहिए, मुझे स्टोरेज एफिशिएंसी चाहिए, तो उसके लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, ये चाहिए मुझे,
ठीक है ना। और दूसरा क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि रिक्वायर्ड थी रूट जोन में। ये दोनों चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, इधर दिख रहा है क्या, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ये है 20 सेंटीमीटर पर मीटर। मतलब 1 मीटर डेप्थ जो है रूट जोन की, वो क्या कर सकती है, 20 सेंटीमीटर वाटर को स्टोर करके रख सकती है, ठीक है ना। और यहाँ पे रूट जोन की डेप्थ कितनी है अपने पास, 1.7 मीटर है, ठीक है ना। देखो रूट जोन क्या होता है, जहां पे क्रॉप्स की जड़ें फैली हुई होती हैं, तो हमें उसी चीज से मतलब होता है, ठीक है। अब उसके नीचे बहुत सारी सॉइल है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कौन सी सॉइल से मतलब है, जो रूट जोन में है, जो रूट जोन में है, ओके ना। तो देखो अगर 1 मीटर डेप्थ में 20 सेंटीमीटर वाटर आ सकता है, तो अपने पास कितनी डेप्थ है रूट जोन की, 1.7 सेंटीमीटर है, सॉरी 1.7 मीटर है। तो टोटल मॉइस्चर कितना हो जाएगा, टोटल मॉइस्चर अगर निकालना चाहूं मैं रूट जोन में, टोटल मॉइस्चर डेप्थ तो कितनी हो जाएगी भाई, 1 मीटर में आती है 20 सेंटीमीटर, तो 1.7 मीटर में कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 34 सेंटीमीटर। क्लियर, मतलब जो रूट जोन है उसमें 34 सेंटीमीटर वाटर आ सकता है, 34 सेंटीमीटर वाटर वो होल्ड करके रख सकती है, ठीक है ना। अब देखो 34 सेंटीमीटर है, 34 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे अपने को बोला कि इरिगेशन इज स्टार्ट व्हेन 50% ऑफ मॉइस्चर इज डिप्लेक्टेड। तो मतलब इसमें से जब 50% मॉइस्चर चला जाएगा, तब हमें इरिगेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो इसका 50% कितना होता है, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, डिप्लेक्टेड हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, डिप्लेक्ट हो गया, मतलब चला गया। तो बचा कितना, 70 सेंटीमीटर मेरे पास बचा हुआ है, रिमेन 70 17% सेंटीमीटर वाटर मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं इरिगेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, अब मैं इरिगेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, तो 17 सेंटीमीटर तो इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। मैं इरिगेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इरिगेशन प्रोवाइड करवाने से वाटर डेप्थ बढ़ती है, तो कितनी वाटर डेप्थ बढ़ा सकता हूं मैं यहाँ पे इरिगेशन प्रोवाइड करके, इरिगेशन प्रोवाइड करके कितनी वाटर डेप्थ बढ़ा सकता हूँ, ओनली 17 बढ़ा सकता हूँ ना, क्योंकि 17 तो पहले से मौजूद है और 34 मैक्सिमम है। तो मैं इरिगेशन दे के, इरिगेशन प्रोवाइड करके कितनी बढ़ा सकता हूँ, ओनली 17 बढ़ा सकता हूँ। मतलब अगर मैं दूसरे तरीके से, दूसरे वर्ड में कहना चाहूं इसको, तो ये जो रूट जोन है जिसमें 34 सेंटीमीटर वाटर था, उसमें से 17 क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, चला गया है। तो इस रूट जोन को रिक्वायरमेंट कितने की है, जब इरिगेशन अपन प्रोवाइड करवाएंगे तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती है ना रूट जोन की। तो इस रूट जोन की रिक्वायरमेंट कितने वाटर डेप्थ की है बताना जरा। यहाँ पे 34 सेंटीमीटर वाटर था, 17 सेंटीमीटर डेप्थ चली गई, तो इसको रिक्वायर्ड कितनी है, 17 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। तो अब देखो मेरे पास वाटर डेप्थ 17 सेंटीमीटर है, अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, जो मेरे पास रिक्वायर्ड वाटर है उसकी वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ रूट जोन में, तो क्या हो जाएगा, इस डेप्थ को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही होता है ना। अगर डेप्थ को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो मेरे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाती है, वॉल्यूम आ जाती है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूट जोन किससे डिनोट करते हैं, VRRZ से, कितनी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दो, दिख रहा है क्या यहां तक, मीटर में चेंज कर दो, इंटू 10⁻⁻2 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10⁻4, तो अपने पास VRZ की वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी, आई थिंक 2720 मीटर क्यूब। आई या नहीं आई, ये क्या है अपने पास, VRRZ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, ये है अपने पास, ठीक है ना। अब तुमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि रूट जोन में स्टोर हो चुका है। देखो इतनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड थी रूट जोन में, फिर हमने इरिगेशन प्रोवाइड किया, फिर हमने इरिगेशन प्रोवाइड किया। जब इरिगेशन प्रोवाइड किया तो कुछ वॉल्यूम प्रोवाइड करी इरिगेशन की, कुछ वॉल्यूम प्रोवाइड करी हमने इरिगेशन की, वॉल्यूम जो प्रोवाइड करी उसमें से कुछ लॉस हो गए, कितने लॉस हो गए, ये हो गई 420 मीटर क्यूब का लॉस हो गया। तो इतना लॉस होने के बावजूद जो पानी बचा वो क्या होगा, रूट जोन में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास पता लग जाएगी, जब वॉल्यूम पता लग जाएगी तो हम डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो सारा कुछ मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे जरा स्टोरेज एफिशिएंसी और एप्लीकेशन एफिशिएंसी बताओ, फटाफट बताओ, इनको लिख लो जिससे मैं मिटा सकूं आगे। इनको लिख लें जिससे मैं आगे मिटा सकूं इनको, आगे करना है क्वेश्चन। और फटाफट से आगे वाला बताओ कि भाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी होगी और वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कितनी होगी। फटाफट बताओ, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किनारे का क्वेश्चन ही तो नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं लिखा क्या तुमने अभी तक? किनारे पे क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा, क्वेश्चन मैंने बोल के लिखाया था। ये सब तो दिख ही रहा है ना। तो क्वेश्चन तो लिख लिया था सबने, सॉल्यूशन ही तो कर रहे हैं। रामकृष्ण कौन सी एफिशिएंसी आई है? 84%। स्टोरेज एफिशिएंसी, स्टोरेज एफिशिएंसी 84.55%। रामकृष्ण गलत की है कैलकुलेशन आपने, सही नहीं है आंसर। चेक करो वापस इसको, देखो समझते हैं इसको। ये बना लिया क्या? ये वाला पार्ट बन गया क्या? हटाऊं इसको मैं, आगे करें जिससे क्वेश्चन। देखें, ये पार्ट लिख लिया, हटाऊं इसको मैं जिससे कि आगे क्वेश्चन करा जाए। ठीक है, देखो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि रूट जोन में रिक्वायर्ड थी, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एफिशिएंसीज के लिए क्या चाहिए होता है? अब एक तो मुझे फाइंड आउट करना है कि मैंने जब वॉल्यूम प्रोवाइड करी तो रूट जोन में कितनी स्टोर हुई, ठीक है ना। एक मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखें जरा, यहाँ पे जो वीएफ वॉल्यूम है दैट मीन्स वो वॉल्यूम जो मैंने फील्ड में डिलीवर्ड करी, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू फील्ड, ये अपने को पता है कैसे निकलेगी। ये निकलेगी डिस्चार्ज इनटू टाइम। डिस्चार्ज कितना है? 0.100, ठीक है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड में। और टाइम अपना आवर्स में है, तो आवर्स को किसमें चेंज कर दो? सेकंड में चेंज कर दो। तो 8 आवर्स
60 मिनट 60 सेकेंड। इसको सोल्व करोगे आपके पास वीएफ वॉल्यूम आ जाएगी, और ये आएगी आपके पास 2880 मीटर क्यूब। ये आएगी आपके पास 2880 मीटर क्यूब। तो वीएफ की वैल्यू आ गई हमारे पास, वीएफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये वॉल्यूम मैंने जब डिलीवर करी फील्ड में, तो इसमें कुछ लॉस हुए, इसमें कुछ लॉस हुए। कौन सा लॉस हुआ? सरफेस रन ऑफ के बराबर लॉस हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लॉसेज हैं वो कितने हैं? 420 मीटर क्यूब हैं। क्लियर। अब इन लॉसेस के बाद जो वॉल्यूम बची वो कहां जाएगी? रूट जोन में इकट्ठा होगी, ठीक है ना। तो मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2880 माइनस 420। तो ये आपके पास आ जाएगी वी आर जेड इज इक्वल टू 0642 मीटर क्यूब। तो अपने पास सारा की सारा डेटा आ चुका है। अब मुझे चाहिए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी नीटा ये क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन कितना है? 2460। और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर टू द फील्ड कितना है? 2880। 2880 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितनी आएगी? ये आएगी आपके पास 85.41%। ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सी चाहिए मुझे? वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। ठीक है। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन कितना है? 2460। और वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, कितना है? 2720। 2720 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आएगा आंसर? 90.44%। क्लियर है ना। तीसरी चाहिए क्या? कन्वेंस हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट कौन सी चाहिए हमें? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी चाहिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है ना। अब देखना जरा यहाँ पे, पेनिट्रेशन डेप्थ वेरीज फ्रॉम 1.7 मीटर एट हेड टू 1.1 मीटर एट टेल। तो 1.7 कर दो हेड पे और 1.1 कर दो टेल पे, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ठीक है। D1 हो गया मेरे पास 1.7, D2 हो गया 1.1। फॉर्मूला क्या होता है नीटा डी का? 1 माइनस स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इंटू 100। यही होता है ना। कैपिटल डी क्या होता है मेरे पास? इन दोनों डेप्थ का एवरेज, दैट मींस 1.1 प्लस 1.7 बाय 2 कितना आएगा? 3 जुड़ जाएगा, 1.4 आएगा, 1.4। ठीक है। स्मॉल डी क्या होता है? इनका जो डेविएशन है उसका मीन। तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा? 1.1 माइनस 1.4 प्लस 1.7 माइनस 1.4 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.3 प्लस 0.3 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 0.3। तो डी की वैल्यू 0.3 आ गई, स्मॉल डी की, कैपिटल डी की वैल्यू 0.1.4 आ गई। इस फॉर्मूले में रखो, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी मिल जाएगी। और ये आएगी आपके पास कितनी? काउंट करके बताओ। काउंट करके बताओ फटाफट। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो 20-20, 25-25 नंबर के पूछे जाते हैं ईएस मेंस में, एसएससी मेंस में, ठीक है ना। 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके, और ये भी ईएस मेन का ही है, ठीक है। 20-25 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो अगर तुम्हारा सारा की सारा बेसिक क्लियर हो, ठीक है, कि कौन सा वाटर स्टोर होता है, कौन सा वाटर स्टोर नहीं होता, ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन कितना आसान है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। बस आपको ये है कि डेटा दिया हुआ है, आपको कई सारी चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बताओ फटाफट। हम्म। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, अरे कैलकुलेट नहीं कर रहे क्या? कैपिटल डी की वैल्यू है, स्मॉल डी की वैल्यू है, फॉर्मूला ये रहा, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा।
अरे क्या कर रहे हो, तुमसे डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं हो रही। 76.57, 78.57 सही आंसर है। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास 78.75%। बाकी क्या कर रहे हो तुम कैलकुलेशन नहीं कर सकते यार, बैठ के छापना ही थोड़ी है इसको। अब ये क्वेश्चन है ना, इतना सफिशियंट है, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है गेट में, ठीक है, इतना बड़ा नहीं पूछा हुआ। एक बार तुमको डिस्चार्ज देके, एरिया देके, टाइम देके एप्लीकेशन एफिशिएंसी पूछी हुई थी, तो इसी का पार्ट हो गया ये, ठीक है। एक बार सेम डेटा देके तुमसे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी पूछी हुई थी गेट में, ठीक है ना, तो सारा के सारा काम अपन ने एक क्वेश्चन में कर दिया, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यही फायदा होता है। और थोड़ा किया करो इसमें, जिससे कि कुछ समझ में बैठे। कैलकुलेशन है, ये सारी चीजें परफॉर्म करनी चाहिए। तभी देखो थोड़ा होता है तुम्हारा, स्पीड बनती है, क्वेश्चन वगैरह करो, परफॉर्म करो उनको, ठीक है। बताओ इसमें कहीं दिक्कत हो तो। क्वेश्चन काफी अच्छा है, और इसको एक बार वापस प्रैक्टिस करना। हम्म। कहीं कोई समस्या है, आगे बढ़े। अरे बना लिया, आगे चलें क्या यार। ठीक है। क्वेश्चन करने में ढीले हो यार तुम लोग। और ऐसे गेट का पेपर तो क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर जेई वगैरह का ही निकल सकता है, जिस तरीके से तुम्हारी क्वेश्चन करने की स्पीड है, जहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एसएससी जेई में तो आजकल खूब धमाके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में। तो क्या करोगे तुम। कंजप्टिव यूज हो गया, नहीं हुआ ना, हेडिंग डालो कंजप्टिव यूज। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय क्रॉप। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय क्रॉप। अब देखो इसको समझते हैं क्या भला है। देखो पहली बात तो कंजप्टिव यूज होता क्या है। देखो कंजप्टिव यूज एक तरीके से वो वाटर है, वो वॉल्यूम है वाटर की, जो प्लांट अपने यूज में या बेनिफिशियरी यूज में लेता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि भाई मैंने 100 मीटर क्यूब वाटर या वाटर वॉल्यूम सप्लाई किया फील्ड में, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लॉस होते हैं, ठीक है। लॉस होने के बाद वाटर जो है बचा कुचा रूट जोन में इकट्ठा हो जाता है। अब रूट जोन में जो वाटर इकट्ठा होता है उसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा पानी काम में ले लिया जाता है, नहीं लिया जाता, ठीक है। उसमें से कुछ पार्ट होता है जो प्लांट अपने बेनिफिशियरी यूज में लेता है, मतलब अपने काम में लेता है, ठीक है ना। उस वाटर को बोला जाता है कंजप्टिव यूज। उस वाटर को बोला जाता है कंजप्टिव यूज। क्लियर। तो इसमें 3 अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जब वाटर काम में लेता है प्लांट, तब उसमें 3 अलग अलग प्रोसेस होते हैं। 3 अलग अलग प्रोसेस में वाटर जरूरत पानी काम में आता है, ठीक है। तो 1 2 3 3 प्रोसेस हो गए, तीनों में जो वाटर काम में लिया जाएगा उनका एडिशन क्या कहलाएगा, कंजप्टिव यूज कहलाएगा। तो पहले तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर उन चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
पहले तो इसकी एक बार डेफिनेशन लिखी जाए। सेकेंड डेफिनेशन लिखें, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। ऐसे बोल दूं, लिख लोगे क्या? ऐसे बोल दूंगा तो लिख लोगे ना, या बोर्ड पे लिखूं? लिख लोगे ना? तो लिखो, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, consumptive use of water is defined as the water used by the crop. Consumptive use of water is defined as the water used by the crop, the water used by the crop in building up plant tissues, in building up plant building up plant tissues, ठीक है ना? क्लियर? एंड transpiration, building up plant tissues and transpiration, TRANS, transpiration and evaporation, clear? From the adjacent soil, for a instant of time, for a specific time duration, from adjacent soil for a specific time duration, for a specific time duration। तो देखिए जरा, मैंने एक बात पढ़ी कि भाई कंजप्टिव यूज क्या होता है वाटर का, तो सिंपल सी बात में तो कंजप्टिव वाटर क्या है, कंजप्टिव यूज क्या है? वो वाटर वॉल्यूम जो प्लांट अपने यूज में लेता है, ठीक है ना? अब प्लांट जब वाटर यूज में लेता है तो तीन अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है? तीन अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे अपने होते हैं ना कि अपन पानी को किस तरीके से काम में लेते हैं, खाना बनाने में लेते हैं, ठीक है? कुछ पानी है जो नहाने धोने में ले रहे हैं, कुछ पानी है जो अन्य कामों में काम आ रहा है, तो सारा पानी अपना क्या है, यूज है ना। इसी तरीके से प्लांट का भी यूज जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना? पहला पार्ट क्या है, जो कि उसके टिश्यूज बनाने में काम आता है। प्लांट की जब ग्रोथ होती है तो कुछ नया ऐड होता है ना, उसमें टिश्यू बनते हैं उसके, ठीक है? तो कुछ वाटर जो है वो प्लांट के टिश्यूज को बनाने में काम आता है, कुछ वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन में काम आता है, और कुछ वाटर जो है वो इवेपोरेशन में काम आता है, ठीक है ना? तो इन तीनों में जो वाटर यूज आता है उसको कंबाइंडली अपन क्या कहते हैं, कंजप्टिव यूज कहते हैं, ठीक है ना? अब देखो, प्लांट के जो टिश्यूज बन रहे हैं उसमें जो पानी यूज आ रहा है उसको तो समझते होगे तुम कि भाई ठीक है, काम में आ रहा है। ट्रांसपिरेशन क्या वाला है और इवेपोरेशन क्या वाला है, इन दोनों को समझते हैं, ठीक है ना? तो पहले हेडिंग डालो आप लोग, ट्रांसपिरेशन। अपन इन तीनों को समझ लेते हैं कि ये तीनों चीजें क्या क्या हैं, ट्रांसपिरेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, इनको समझते हैं। एडजेसेंट सॉइल मतलब पेड़ के आसपास वाली सॉइल, अभी बताएंगे सारा कुछ। ट्रांसपिरेशन, वैसे तुमने हाइड्रोलॉजी में आई थिंक पढ़ लिया होगा, अगर हाइड्रोलॉजी में इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट हुआ है क्या? हाइड्रोलॉजी में सेम चैप्टर पढ़ा जाता है, तो पढ़ लिया, पता होगा ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन। फिर तो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है? देखो, जो हाइड्रोलॉजी में इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन होता है, हाइड्रोलॉजी में एक पर्टिकुलर लॉस आता है जिसे बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना? इवेपो ट्रांसपिरेशन आता है एक, ठीक है? हाइड्रोलॉजी में इसे इवेपो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और जो इरिगेशन है उसमें इसका दूसरा नाम लेते हैं कंजप्टिव यूज, ठीक है ना? कंजप्टिव यूज और इवेपो ट्रांसपिरेशन दोनों एक ही चीज है, बस बहुत माइनर सा डिफरेंस है इनमें, हल्का सा। वो डिफरेंस मैं बताऊंगा, अगर तुमने देखो पढ़ लिया हो तो मैं नहीं पढ़ाऊं, और नहीं पढ़ा तो पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं, अपना काम जो है उसको तो करते हैं।
चले देखें, देखो ट्रांसपीरेशन के बारे में समझते हैं, ट्रांसपीरेशन के बारे में समझते हैं। लेट सपोज ये ग्राउंड सरफेस है कुछ इस तरह के, और इस ग्राउंड सरफेस पे ये इस तरीके एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ पौधा जो भी है ये इस तरीके से लगा हुआ है, क्लियर। अब देखें इस प्लांट की रूट्स होंगी, इस प्लांट की जड़ें होंगी, ये लो इस प्लांट की क्या हो गई, जड़ें हो गई कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर डेप्थ को क्या मान लेता हूं मैं, रूट जोन मान लेता हूं, ठीक है। ये डेप्थ क्या मान ली मैंने, रूट जोन मान ली, मतलब वो डेप्थ जहां पे प्लांट की क्रॉप्स पहुंचती हैं, दैट इज कॉल्ड रूट जोन, दैट इज कॉल्ड रूट जोन। अब देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि जो पानी होता है जो प्लांट यूज में लेता है, तो आपने बीएमसी में पढ़ा होगा सैप वुड, ठीक है ना, सैप पढ़ा होगा बीएमसी में। जब प्लांट पढ़ते हैं अपन, जब टिम्बर पढ़ते हैं, तो एक चीज आती है सैप। और सैप क्या होता है, सैप एक मीडियम होता है मिनरल्स प्रोवाइड करवाने का, सैप एक मीडियम होता है मिनरल्स प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। तो अब देखो प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, प्लांट को क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और जनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं अपने पास, एनपीके, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं सॉइल में, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये डायरेक्टली प्लांट ले नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि प्लांट का तो एक ही तरीका है न्यूट्रिएंट्स लेने का कि जड़ों से जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहां पे पहुंचे, प्लांट में पहुंचे, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्टली ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट के अंदर नहीं जा सकते, तो इनका एक प्रोसेस होता है, क्या होता है कि ये जो सारे की सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे की सारे जो मिनरल्स हैं पहले वाटर में डिजोल्व होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आसपास वाटर अवेलेबल है उसमें न्यूट्रिएंट डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो वाटर है जिसमें कि प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, वाटर है जिसमें कि प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं, ये वाटर जो है ये रूट से एब्जॉर्ब होके कहां पहुंचता है, प्लांट के पास पहुंचता है। समझ रहे हो क्या बात हो रही है यहाँ पे, कि भाई जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्लांट को चाहिए हैं, वो क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, पानी में घुलते हैं, और फिर जड़ों के सारे कहां पहुंचते हैं, पेड़ के पास पहुंचते हैं, ठीक है ना। अब पेड़ के पास जो पानी पहुंचा जिसमें कि मिनरल्स घुले हुए हैं, ठीक है, तो जो वाटर है ना, वाटर वो एकमात्र मीडियम है, ठीक है। जो पानी पेड़ के पास पहुंचा वो क्या है, ओनली मीडियम है, किसका, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का, ठीक है। वो क्या है, ओनली न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का मीडियम है। दैट मीन्स पानी प्लांट को नहीं चाहिए होता है, जो वाटर है वो प्लांट को नहीं चाहिए होता, ओनली 1% वाटर, ओनली 1% वाटर जो है वो प्लांट को चाहिए होता है। लेट सपोज 100% वाटर था, या 100 ml वाटर था, कुछ भी ले लो आप, 100 ml वाटर था, ठीक है, जो प्लांट की रूट से होते हुए कहां गया, ऊपर गया, प्लांट में, पौधे में गया। अब इस 100 ml वाटर में से जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स जो घुले हुए हैं इसमें, भाई पानी में न्यूट्रिएंट्स घुले होंगे, मिनरल घुले होंगे, तो इन मिनरल को अलग कर लेता है प्लांट, इन मिनरल को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, ठीक है। और इसमें से जो 99% वाटर है, ठीक है, क्योंकि देखो वाटर क्या है, एक मीडियम है न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का, तो मीडियम का मतलब क्या है कि भाई तेरा काम हो गया, अब निकल यहां से, ठीक है ना। तेरे से मिनरल चाहिए थे, हमने मिनरल ले लिए, अब तू ऐसी तैसी करा, इन सिंपल वर्ड्स ठीक है ना। तो ये जो 99% वाटर जो होता है वो प्लांट से बाहर निकल जाता है। अब बाहर कैसे निकलता है, उसका एक तरीका होता है कि भाई यहाँ पे जो लीव्स होती हैं, इसकी पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बूंदे आ जाती हैं पानी की, ठीक है। देखा होगा आपने कई बार, जो प्लांट की पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक बूंदे आ जाती हैं, किसकी, ये जो वाटर प्लांट में पहुंचा है इसकी, ठीक है ना। और फिर हीट की वजह से ये वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना। इवेपोरेशन फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में इवेपोरेशन फॉर्म एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि जो वाटर है वो प्लांट की लीफ से होते हुए कहां चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। और ये जो बचा कुचा 1% वाटर है ना, ये बचा कुचा 1% वाटर है, इसको प्लांट अपने टिश्यूज को बनाने में काम में ले लेता है, ठीक है ना। बस मतलब अगर 100 ml वाटर आया तो 99 ml वाटर तो बाहर निकल जाएगा ट्रांसपीरेशन की वजह से, ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में, और 1% जो वाटर होगा उसको प्लांट अपने यूज में ले लेगा,
ठीक है ना, उसको प्लांट अपने यूज में ले लेगा। हालांकि इस 1% को अपन कंसिडर करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम होता है। तो बात समझ में आई ट्रांसपिरेशन की? फटाफट बताओ, ट्रांसपिरेशन समझ में आया क्या है? आ गया ना? चलो ठीक है ना, तो इस फिगर को बना लें एक बार, फिर अपन लिखते हैं। तो इस फिगर को बनाएं, बड़ा आसान सा फिगर है। पेड़ बना लेना अच्छा सा, है ना, पत्तियां वत्तियां दिखा देना उसमें। तो इसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। क्लियर है ना? इसको बनाओ, फिर ट्रांसपिरेशन के बारे में एक दो लाइन लिखते हैं। बन गया? देखो इसमें एक लाइन लिखो ट्रांसपिरेशन में, इट इज द प्रोसेस in water which entered the which entered into plant through its roots is finally leave the plant in vapor form through the leaves of soil, leaf of plant, ओके ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब जो वाटर प्लांट में एंटर हुआ था किसकी हेल्प से? रूट की हेल्प से, वो फाइनली क्या करता है? प्लांट को छोड़ देता है, किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। कहां से? उसकी लीफ से। लीफ मानी पत्तियां, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने कंजप्टिव यूज में तीन बातें कंसीडर की थी। एक तो क्या? ट्रांसपिरेशन, एक क्या? इवेपोरेशन, और तीसरा क्या? वो वाटर जो प्लांट के टिश्यूज बनाने में काम आता है। ठीक है ना, तो हम ट्रांसपिरेशन पढ़ चुके हैं, वो वाला पार्ट पढ़ चुके हैं जो प्लांट के टिश्यूज बनाने में काम आता है। ठीक है ना, मतलब 99% वाटर तो ट्रांसपिरेशन में चला जाता है, 1% वाटर प्लांट के टिश्यूज बनाने में काम आ जाता है। अब एक इवेपोरेशन और बच रहा है, इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट है अपना इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, देखो हालांकि इवेपोरेशन आप लोग सभी समझते होंगे, ठीक है, आपको पता भी होगा प्रोसीजर इवेपोरेशन क्या होता है। बस हम बात यहाँ पे इस प्लांट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम इवेपोरेशन प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है जिसे हम पढ़ते हैं। हम इवेपोरेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो कंजप्टिव यूज में आता है। ठीक है, जो कंजप्टिव यूज का एक पार्ट है, उस इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो जो एडजेसेंट सॉइल मतलब इस प्लांट के आसपास की सॉइल, इस प्लांट की जहां तक रूट्स फैली हुई हैं, उस सॉइल को एडजेसेंट सॉइल बोला जाता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि भाई जो सॉइल है इसमें वाटर अवेलेबल होता है, इसमें वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वाटर है ऊपर लेयर में, जो सॉइल में वाटर होता है, वो हीट पाके इवेपोरेशन कर जाता है इस तरीके से। ठीक है, सनलाइट आएगी, सनलाइट आने की वजह से क्या होगा? ऊपर जो लेयर है सॉइल की वो गर्म होगी, तो यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और इवेपोरेशन की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? तो ये पार्ट बोला जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, तो इसमें लिखिए ओनली इवेपोरेशन में, इट इज द पार्ट ऑफ कंजप्टिव यूज which evaporate from the adjacent soil of the plant
फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल ऑफ प्लांट। क्लियर? तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन इवेपोरेशन। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, कि भाई ट्रांसपिरेशन जो होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? ऐसा कोई प्रोसेस जो कंटिन्यू नहीं रहता। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यू नहीं रहता। ठीक है, तो देखो ट्रांसपिरेशन कब होता है, बात ये आती है। ट्रांसपिरेशन उसी टाइम पे होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ट्रांसपिरेशन ओनली उसी टाइम पे होगा जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर आया यहाँ पे 100% वाटर आया था, इसमें से क्या होता है 1% वाटर प्लांट रख लेता है और 99% को बाहर फेंक देता है। ठीक है ना? और ये काम कब होता है? जब पेड़ खाना बनाता है। ठीक है, जब पेड़ खाना बनाता है, अपन बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, पेड़ खाना कब बनाता है? जब उसको सूरज की रोशनी मिलती है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो ये सारा की सारा काम जो है बचे कुचे पानी को बाहर फेंकना ट्रांसपिरेशन से, ये कब पॉसिबल है? जब सनलाइट होगी, जब सूरज का प्रकाश आ रहा होगा। ठीक है ना? क्लियर है? दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन कब पॉसिबल है? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा हो। ठीक है ना? तो ट्रांसपिरेशन एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और ओनली दिन के समय पे ही होता है जब फोटोसिंथेसिस चलता है। ठीक है ना? रात के समय में ट्रांसपिरेशन नहीं होता प्लांट से। जबकि इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन दिन में भी होता है और रात में भी होता है। ठीक है ना? किसी को समस्या इवेपोरेशन दिन रात में कैसे होता है? नहीं होनी चाहिए आई थिंक। इवेपोरेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। ठीक है ना? ये बना लिया, मैं लिखाता हूं इस पॉइंट को, ये बन गया। किसी को समस्या कि इवेपोरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ट्रांसपिरेशन डिसकंटिन्यूअस है? बताओ। नहीं है ना? तो एक नोट डाल के लिख लो इस चीज को। ये क्या है, कई बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है। नोट डाल के लिखें, ट्रांसपिरेशन कैसा प्रोसेस है? ट्रांसपिरेशन कैसा प्रोसेस है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब अकर्ड ओनली इन डे टाइम, मतलब दिन के टाइम में ही होता है। ठीक है ना? जबकि इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन जो है वो कैसा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इवेपोरेशन जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब दिन रात दोनों में होता है। ठीक है, डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी। क्लियर है ना? अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है ना, देखो एक बात बताता हूं, अगर मैं ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन को ऐड कर देता हूं तो इसे बोला जाता है इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एक बात समझ लो, देखो कंजप्टिव यूज में हमने तीन चीजें पढ़ी थी। कंजप्टिव यूज में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी? इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और वो वाटर जो प्लांट टिश्यूज को बनाने में काम आया, प्लांट टिश्यूज को बनाने में काम आया। ठीक है ना? एक प्रोसेस होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन, एक प्रोसेस होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब इवेपो ट्रांसपिरेशन कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है। इवेपो ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं? इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को कंबाइंडली इवेपो ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है ना? तो यहां पे ध्यान दें, देखो कंजप्टिव यूज में तीन चीजें आई, एक इवेपोरेशन आया, एक ट्रांसपिरेशन आया और एक वो पार्ट आया जो वाटर रिक्वायर्ड है प्लांट के टिश्यूज को बनाने के लिए। और इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है? एक कंबाइंड प्रोसेस है जिसमें इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन आते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट टिश्यूज को बनाने में वाटर यूज आता है वो बहुत कम होता है, वो लगभग 1% होता है। किसका? ट्रांसपिरेशन का। वो ट्रांसपिरेशन का लगभग 1% होता है। दैट मीन्स अगर मैं इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को ऐड कर दूं तो ये जो वाटर है जो प्लांट टिश्यूज को बनाने में काम आ रहा है ये बहुत कम होता है।
मतलब ये ट्रांसपिरेशन का ही 1% है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये टोटल का तो 0.5-0.4% रहेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कर देते हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्लांट टिश्यूज को बनाने में जो वाटर यूज आता है इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं, हटा दूं, तो कंजप्टिव यूज में भी दो ही प्रोसेस, कौन से, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, और इवेपोट्रांसपिरेशन में भी दो ही प्रोसेस, कौन से, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। तो कंजप्टिव यूज को एक दूसरा नाम दिया जाता है और कंजप्टिव यूज को इवेपोट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। फर्क क्या है वो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो एक बात और लिख लें इसमें, एक बात और लिख लें, कंजप्टिव यूज इज ऑल्सो कॉल्ड इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन। जो वाटर यूज आता है प्लांट के टिश्यूज को बनाने के लिए उसको एक नाम देते हैं एम्बिशन, लेकिन वो अपने मतलब की चीज नहीं है, छोड़ो, ठीक है ना। तो कंजप्टिव यूज को दूसरा नाम दे दिया गया इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन में आपको पता है ट्रांसपिरेशन डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और इवेपोरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब मुझे बता सकते हो क्या कि इवेपो ट्रांसपिरेशन किस तरह का प्रोसेस होगा, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, बताओ जरा फटाफट। इवेपो ट्रांसपिरेशन में ट्रांसपिरेशन डिसकंटिन्यूअस है, इवेपोरेशन कंटिन्यूअस है, तो मुझे ये बता दो कि इवेपोट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन दिन रात दोनों में होगा या ओनली दिन दिन में ही होगा, फटाफट बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कंटिन्यूअस दोनों टाइम होगा, वेरी गुड आकाश, कंटिन्यूअस नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ सॉरी, सॉरी, कंटिन्यूअस ही होगा। दैट मीन्स ये दिन में भी चलेगा और रात में भी चलेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इवेपो ट्रांसपिरेशन का एक पार्ट जो है, मतलब इवेपोरेशन जो है वो नाइट टाइम में भी हो रहा है। दैट मीन्स इवेपो ट्रांसपिरेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, अंडरस्टैंड, क्लियर है ना। तो ये दिन में भी होता है रात में भी होता है, तो ये क्वेश्चन है ना कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ईएस में एक बार पूछा हुआ है, एक दो बार, और ये जो जेई वेई के पेपर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो बना लो इसको। आगे पढ़ेंगे हम मेजरमेंट, कंजप्टिव यूज का मेजरमेंट। हो गया काम, एक सेकंड रुको, मैं इंक बदल लेता हूं। ऐसे क्या है, बताते रहा करो यार कि भाई हाँ हो गया गुरुजी आगे चलो। ऐसे क्या है, ऐसे लगता है कि हाँ भाई पढ़ रहा है कोई, ऐसे बस चुपचाप बैठे हो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मजा ही नहीं आता। चले आगे, अब हेडिंग डालें, मेजरमेंट ऑफ कंजप्टिव यूज। मेजरमेंट ऑफ कंजप्टिव यूज, ठीक है ना। कई सारे मेथड है कंजप्टिव यूज को मेजर करने के लिए, एक एक को पढ़ेंगे। हेडिंग डालें, मेजरमेंट ऑफ कंजम्पटिव यूज, मेजरमेंट ऑफ कंजप्टिव यूज, ठीक है ना। तो पहले इसके फील्ड मेथड है, ठीक है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला मेथड है अपने पास लेसी मीटर, लेसी मीटर, ठीक है ना।
कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेसीमीटर किसको यूज मेजर करने के काम में आता है, ठीक है ना। तो आंसर होगा कंजप्टिव यूज, या अगर आंसर में ऑप्शन में आपको इवेपोट्रांसपिरेशन दे रखा है तो भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कंजप्टिव यूज और इवेपोट्रांसपिरेशन एक ही चीज है, ठीक है ना। तो इवेपोट्रांसपिरेशन हो या कंजप्टिव यूज हो, दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो लेसीमीटर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन, इनके नाम जरूर याद रखना, ठीक है ना। इवेपोट्रांसपिरेशन या कंजप्टिव यूज को मेजर करने में काम आता है लेसीमीटर, बस इसका नाम ही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसेस कोई मायने नहीं रखता, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज मुझे लेसीमीटर की हेल्प से किसी पर्टिकुलर क्रॉप का कंजप्टिव यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है, कंजप्टिव यूज फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो होता क्या है लेसीमीटर, लेसीमीटर होता है एक सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कंटेनर। लेसीमीटर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 10 मीटर स्क्वायर और इसकी डेप्थ होती है 3 मीटर, ठीक है ना, इसकी डेप्थ होती है 3 मीटर। अब देखो किस तरीके से अपन मेजर करते हैं, तीन ये जो क्या बोलते हैं लेसीमीटर जो होते हैं वो इस तरीके से फिट किए जाते हैं, 3 लेसीमीटर इस तरीके से फिट किए जाते हैं। एक लेसीमीटर ये हो गया, एक लेसीमीटर इधर हो गया, ठीक है, और एक लेसीमीटर इधर हो गया। ये हो गया अपने पास 3 लेसीमीटर, ठीक है ना। इनकी डेप्थ आपको पता है कितनी है, डेप्थ आपको पता ही है कितनी है, 3 मीटर है, और क्रॉस सेक्शन एरिया इनका कितना है, 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये हो गया 10 मीटर स्क्वायर, और इसकी डेप्थ कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई, इसकी डेप्थ 3 मीटर हो गई, क्लियर है। अब देखो इनको इस तरीके से लगाया जाता है कि जो ग्राउंड सरफेस है वो क्या रहे, इनके टॉप लेवल के बराबर रहे, ठीक है। ये क्या है आपके पास, यहाँ पे ये जो दिख रही है ये ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है, ग्राउंड सरफेस है, मतलब इनको जमीन में गाड़ दिया जाता है एक तरीके से, इनको जमीन में गाड़ देते हैं। अब जिस भी क्रॉप का हमें कंजप्टिव यूज मेजर करना है उस क्रॉप को इन लेसीमीटर में लगा दिया जाएगा। ये लो जी क्रॉप लगा देते हैं, ये मैंने क्या लगा दी, तीनों के तीनों लेसीमीटर्स में क्रॉप लगा दी, ये ले, ठीक है ना, और इसमें भी लगा देते हैं, ये लो, ठीक है। इनमें क्या कर दिया मैंने, क्रॉप लगा दी इस तरीके से। अब इनमें एक खास चीज लगी होती है, जो बॉटम होता है लेसीमीटर का, उसमें इस तरीके से एक परफोरेटेड प्लेट लगी हुई होती है, इस तरीके से एक परफोरेटेड प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है ना, इसमें भी लगी हुई होगी, और इसमें भी लगी हुई होगी, इसमें भी लगी हुई होगी। तो ये तीन क्या लग गई मेरे पास, परफोरेटेड प्लेट्स लग गई। तो यहाँ पे लिख सकते हो दीज आर व्हाट, दीज आर परफोरेटेड प्लेट्स। परफोरेटेड प्लेट्स का मतलब क्या होता है, या अपन जाली लगा सकते हैं सिंपली, मतलब ऐसा कोई व्यवस्था, ऐसी कोई जाली जिसमें से वाटर तो बाहर आ सकता है लेकिन सोइल नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो ये जुगाड़ होता है इसमें। अब क्या करते हैं, तीनों की तीनों क्रॉप्स लगा दी, इनकी सोइंग कर दी, ठीक है। फिर इनमें क्या है, मेजर्ड क्वांटिटी का वाटर अप्लाई किया जाता है। मेजर्ड क्वांटिटी मतलब नाप नाप के इनमें पानी लगाते हैं। पहले में लगाया D1 सेंटीमीटर वाटर, दूसरे में लगाया D2 सेंटीमीटर वाटर, और तीसरे में सप्लाई किया D3 सेंटीमीटर वाटर। अंडरस्टैंड, क्लियर। अब अपने को पता है कि नीचे परफोरेटेड प्लेट लगी हुई है, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी हम प्रोवाइड करवाएंगे तो बाहर मेरे पास पानी निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इस मिट्टी में पानी आएगा, लेसीमीटर में पानी आएगा, और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे निकला DE1 सेंटीमीटर बाहर निकला, इधर DE2 सेंटीमीटर बाहर निकला, और इधर DE3 सेंटीमीटर बाहर निकला, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास वाटर का जुगाड़ पूरा का पूरा। अब देखें, अब इनमें क्या की जाएगी, हार्वेस्टिंग के बाद यील्ड को मेजर करेंगे। यील्ड मतलब भाई कितनी पैदावार हुई है। अब देखो अलग अलग क्वांटिटी का वाटर मैंने सप्लाई किया है तीनों लेसीमीटर में, तो किसी में ज्यादा पैदावार होगी, किसी में कम होगी, किसी में हो सकता है बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अपन इन तीनों की जो यील्ड है उसको मेजर करेंगे, और जिसमें यील्ड मैक्सिमम होगी, लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि ये जो 2 नंबर वाला लेसीमीटर है
इसमें मैक्सिमम यील्ड हुई है, इसमें मैक्सिमम यील्ड हुई है। तो देखो क्रॉप क्रॉप जो थी वो तीनों में सेम थी, मिट्टी जो थी वो तीनों में सेम थी, तीनों सेम कंडीशन में लगे हुए हैं, तीनों का एरिया एक जैसा है। तो अगर इसमें यील्ड मैक्सिमम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो इसमें वाटर प्रोवाइड किया हुआ है वो सफिशियंट है, वो एकदम ऑप्टिमम है, ठीक है ना। तो देखो एक कर्व होता है अपने पास यील्ड का और प्रोडक्शन वाटर डेप्थ का। यहाँ पे लेते हैं अपन यील्ड, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं अपन वाटर डेप्थ, यहाँ पे लेते हैं वाटर डेप्थ, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का कर्व आता है, कुछ इस तरह का कर्व आता है। जहां पे मैक्सिमम यील्ड होती है ना, उस वाटर डेप्थ को बोला जाता है ऑप्टिमम वाटर डेप्थ, ऑप्टिमम वाटर डेप्थ, या इसे दूसरा नाम भी देते हैं अपन कंजप्टिव यूज, ठीक है ना। क्लियर, दैट मींस जो मैक्सिमम यील्ड के रेस्पेक्ट में वाटर डेप्थ प्रोवाइड करवाई है मैंने, वही क्या है इसका कंजप्टिव यूज है, वही क्या है इसका कंजप्टिव यूज है। तो अगर मैं कंजप्टिव यूज फाइंड आउट करना चाहूं यहाँ पे, अगर मैं कंजप्टिव यूज फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या होता है कंजप्टिव यूज, कि भाई प्लांट ने एक दिन में कितना वाटर यूज किया, उसे कंजप्टिव यूज बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल वाटर डेप्थ देखूं तो टोटल वाटर डेप्थ कितनी है भाई, D2 तो मैंने प्रोवाइड करी थी और उसमें से DE2 बाहर निकल गई थी, तो बचा कुचा जो वाटर है वो किसने यूज लिया, प्लांट ने यूज लिया। तो D2 माइनस DE2 ये तो हो गया जो वाटर अप्लाई किया है मैंने, ठीक है ना। कितने दिन तक ये क्रॉप लगी रही, देखो यहाँ पे मैंने इनकी सोइंग करी, फिर इनको हार्वेस्ट करा, फिर इनको मेजर किया यील्ड वगैरह को, तो यहाँ पे जो बेस पीरियड है उसके बराबर दिन तक मेरे पास क्रॉप लगी रही, ठीक है ना। तो डिवाइड बाय बेस पीरियड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कंजप्टिव यूज। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर पर डे। बताओ कोई समस्या इसमें, बताइए जरा, और नहीं है तो इसको फटाफट बना लो। कोई भी समस्या है तो पूछें, और नहीं है तो बनाएं फटाफट। अभी बताते हैं, एक बार बना लो, एक बार बना लो दोबारा बताते हैं। इसको बना लो एक बार, फॉर्मूला दोबारा बता दूंगा। बन गया। ओके, देखो कंजप्टिव यूज क्या है, कंजप्टिव यूज वो वाटर डेप्थ है जो प्लांट ने एक दिन में यूज करी, ठीक है। देखो हम दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कंजप्टिव यूज को, चाहे तो टोटल वाटर डेप्थ ले लो, चाहे पर डे के हिसाब से वाटर डेप्थ ले लो, ठीक है। फिर टोटल डेप्थ में प्रॉब्लम रहती है कि हमें टाइम का अंदाजा नहीं होता, अगर आपको टोटल डेप्थ दे दी जाए और टाइम ना दे तो आप प्रॉब्लमेटिक चीज है ये।
तो इसको कंजप्टिव यूज को जनरली रेट में मेजर किया जाता है कि भाई एक दिन में कितना वाटर उसने यूज किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस वाले की यील्ड मैक्सिमम हुई है, दैट मींस इस वाले लीसीमीटर में जो वाटर प्रोवाइड करवाया गया, वाटर डेप्थ प्रोवाइड करवाई गई, वो कंजप्टिव यूज होगी। यहाँ पे कितना वाटर प्रोवाइड करवाया मैंने, D2 सेंटीमीटर वाटर प्रोवाइड करवाया था, DE2 बाहर निकल गया। ठीक है ना, तो बचा कुचा क्या हुआ, बचा कुचा क्रॉप ने यूज लिया, तो कितना वाटर यूज लिया क्रॉप ने, D2 माइनस DE2। ठीक है ना, डिवाइड बाय बी, डिवाइड बाय बेस पीरियड। क्यों, क्योंकि ये जो वाटर है वो कितने टाइम में यूज लिया क्रॉप ने, बेस पीरियड में यूज लिया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे सोइंग करी थी, बीज लगाया था, फिर इनकी हार्वेस्टिंग करी, मतलब इस लेसीमीटर में कितने दिन तक क्रॉप रही, इसके बेस पीरियड के बराबर दिन तक क्रॉप रही। ठीक है ना, क्लियर है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत है? अरे बोलो, चलें आगे चलते हैं। दूसरा मेथड होता है एक सिंपल सा, नाम याद रखना लेसीमीटर का, ये आपसे मेथड वगैरह कभी नहीं पूछेगा, लेकिन नाम पूछा जाएगा। लेसीमीटर किसको मेजर करने के काम आता है? ठीक है, सेकंड है अपने पास फील्ड एक्सपेरिमेंटल या फील्ड प्लॉट मेथड, फील्ड प्लॉट मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अलग अलग प्लॉट बनाए जाते हैं। ठीक है ना, देखो लेट सपोज मुझे किसी क्रॉप का कंजप्टिव यूज फाइंड आउट करना है, तो मैं एक खेत में क्या करूंगा, 3 सेम साइज की प्लॉट बना दूंगा। तो एक प्लॉट मैंने ये बना दिया, ठीक है, सेम साइज का दूसरा प्लॉट बना दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और सेम साइज का तीसरा प्लॉट बना दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ये मैंने सेम साइज के सेम एरिया के 3 प्लॉट बना दिए, सेम साइज प्लॉट। ठीक है ना, किस में बनाए, किसी एक खेत में बना दिए। सर मेरे एडमिट कार्ड में सेंटर ग्वालियर का है एंड स्टेट यूपी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई, हेल्पलाइन पे एक बार पूछ लो, हेल्पलाइन पे पूछ लिया जाए एक बार। दिक्कत तो है यार, अब डिस्ट्रिक्ट या तो मिसप्रिंटिंग है, मिसप्रिंट है तो वो बता देंगे आपको, मेल कर देना, या तो हेल्पलाइन पे रिप्लाई आ जाता है, एक दिन में रिप्लाई आ जाएगा गेट से, है ना। कौन सा करवा रहा है आपकी बार, कौन सा आईआईटी करवा रहा है आपकी बार, बॉम्बे। हाँ, तो एक दिन में रिप्लाई आ जाएगा, थोड़ी देर में रिप्लाई कर देते हैं, है ना। या इनकी जो हेल्पलाइन नंबर होती है, आप बात कर लेना, फोन ऐसा नहीं है सरकारी दफ्तरों की तरह की फोन नहीं उठाएंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, तो फटाफट रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, या तो हेल्पलाइन पे फोन कर लेना, बता देना जो भी सिचुएशन है, क्योंकि जरूरी है, कल को दिक्कत हो ना हो फिर भी अपन अपनी साइड से तो क्लियर करके चले। देखें, अब जिस भी क्रॉप का मुझे वाटर कंजप्टिव वाटर यूज करना, मेजर करना है, उस क्रॉप को यहाँ पे इन प्लॉट में लगा दिया जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने क्रॉप लगा दी तीनों के तीनों फील्ड में, इसमें भी लगा देते हैं, इसमें भी लगा दी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनमें मेजर्ड क्वांटिटी का वाटर अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट सपोज इसमें वाटर अप्लाई किया मैंने D1 सेंटीमीटर, इसमें अप्लाइड किया D2 सेंटीमीटर, और इसमें अप्लाइड किया D3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो लेसीमीटर था उसमें तो ऐसी व्यवस्था थी कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अपन निकाल लेते थे और मेजर कर लेते थे, लेकिन इस मेथड में ऐसी कोई जुगाड़ होता नहीं है। ठीक है, इस मेथड में जब हम वाटर अप्लाई करते हैं तो ऐसा ध्यान रखते हैं कि वाटर जो है वो लिमिटेड अप्लाई किया जाए, मतलब इस तरीके से वाटर अप्लाई किया जाए कि ना तो सरफेस लॉस हो और ना ही डीप पर्कोलेशन लॉसेस हो। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर को अपन मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जो वाटर एक बार डाल दिया तो डाल दिया। ठीक है, लेसीमीटर में तो अपन एक्स्ट्रा वाटर को मेजर कर लेते थे, तो यहाँ पे इस तरीके से वाटर अप्लाई करते हैं कि ना तो सरफेस लॉस हो, मतलब सरफेस लॉस हो, सरफेस रन ऑफ लॉस हो, और ना ही डीप पर्कोलेशन लॉस हो। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से वाटर अप्लाई किया जाता है। फिर मैंने तीनों में अलग अलग वाटर डेप्थ अप्लाइड करी, तीनों की मेरे पास यील्ड आई, तो मैं मान लेता हूं ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर प्लॉट। ठीक है ना, इस वाले प्लॉट की जो यील्ड आई थी वो मैक्सिमम आ गई, इस वाले प्लॉट की जो यील्ड थी वो
मैक्सिमम आ गई। अब अपने को पता है कि भाई मैक्सिमम यील्ड के रेस्पेक्ट में जो वाटर डेप्थ होती है उसे कंजप्टिव यूज बोलते हैं या ऑप्टिमम वाटर डेप्थ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो वाटर डेप्थ प्रोवाइड करवाई मैंने उसकी हेल्प से क्या कर लेंगे अपन, कंजप्टिव यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो कंजम्पटिव यूज क्या हो जाएगा, कंजप्टिव यूज क्या हो जाएगा, सी यू इज इक्वल टू D2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय बी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वाटर डेप्थ मैंने प्रोवाइड करवाई D2 और टाइम कितना रहा, बी डेज तक रहा, ब्रीज पीरियड के बराबर। यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर डे। ये लीजिए भाई, ये हो गया आपका कंजप्टिव यूज। बताओ कोई समस्या, आसान सा है। हम्म, बना। फील्ड का कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं, कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, सेम साइज के ले लो बस, कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है इसमें। तुम तुम्हारी अवेलेबिलिटी के हिसाब से ले सकते हो छोटे साइज के प्लॉट, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। बना। बना भाई। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ इनडायरेक्ट मेथड है जिनकी हेल्प से कंजप्टिव यूज को मेजर किया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड उनको बोलते हैं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं किए जाते। जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, कुछ डेटा पुट करते हैं, कुछ कांस्टेंट पुट करते हैं और अपन फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यूज, है ना। तो उन्हें इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। इसी तरीके एक इनडायरेक्ट मेथड है अपने पास, ब्लेनिक रिडल, ब्लेनिक रिडल इक्वेशन। इस इक्वेशन के हिसाब से क्या किया जाता है, कंजप्टिव यूज को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो, इस मेथड के हिसाब से अगर मैं कंजप्टिव यूज देखूं, इस मेथड के हिसाब से अगर कंजप्टिव यूज फाइंड आउट किया जाएगा तो वो होगा सीयू इज इक्वल टू के इंटू, सॉरी, के इंटू पी डिवाइड बाय 40 1.8 इंटू टी प्लस 32। ये फॉर्मूला दिया था किसने, ब्लेनी और क्रिडल ने। किसको मेजर करने के लिए, कंजप्टिव यूज को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। और इसमें यूनिट आती है अपनी सेंटीमीटर पर मंथ, सेंटीमीटर पर मंथ का ही को। ये इसलिए कि ये जो फॉर्मूला है ये एक मंथ का कंजप्टिव यूज मेजर करने के काम में आता है। मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप कंजप्टिव यूज मेजर करोगे इन वैल्यूज को पुट करके, तो आपके पास एक महीने का कंजप्टिव यूज आएगा, ठीक है ना। अगर आपको पर डेज में चाहिए तो इस वैल्यू को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, पर डे के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं, के होता है क्रॉप फैक्टर, के होता है क्रॉप फैक्टर, ठीक है ना। टी होता है यहां पे मीन मंथली टेम्परेचर, ठीक है। मीन मंथली टेम्परेचर समझते होगे। पी होता है यहां पे परसेंटेज, ये लिखो एक बार, परसेंटेज ऑफ डे लाइट आवर्स ऑफ दैट मंथ विद रेस्पेक्ट टू दैट ईयर। अब ये क्या भला है, इसको समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो, पी का मतलब क्या है, देखो के का मतलब क्रॉप फैक्टर हो गया, कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। टी का मतलब हो गया मीन मंथली टेम्परेचर, नॉर्मल बात है, सब समझते हो, ठीक है ना। पी का मतलब क्या है, ये है परसेंटेज ऑफ डे लाइट आवर्स ऑफ दैट मंथ विद रेस्पेक्ट टू दैट ईयर। जैसे कि भाई 2020 चल रहा है, ठीक है। 2020 में आपको सितंबर मंथ का मीन मंथली सितंबर मंथ के लिए पी की कैलकुलेशन करनी है, तो कैसे करते हैं, देखो मुझे क्या करना है,
पी ऑफ सितंबर फाइंड आउट करना है। पी ऑफ सितंबर फाइंड आउट करना है कौन से साल का? 2020 के ईयर का। ठीक है, तो अब देखो, डे लाइट आवर्स, डे लाइट आवर्स इन सितंबर मंथ, इन सितंबर मंथ कितने हो जाएंगे? ठीक है, देखो सितंबर में ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है, दिन थोड़े से छोटे हो जाते हैं, समझते हो आप लोग? ठीक है ना? तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि सितंबर के महीने में जो ऑन एन एवरेज डे लाइट रहती है हर दिन, वो मान लो 12 घंटे रहती है। 12 घंटे ज्यादा हो गए, 10 घंटे मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 मान लो, अपनी इच्छा है। तो मैंने मान लिया कि सितंबर के महीने में डेली अगर ऑन एन एवरेज निकाली जाए तो 10 घंटे डे लाइट रहती है। ठीक है, और सितंबर में दिन कितने होते हैं? सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर कितने होते हैं? 30 होते हैं ना? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 30 ही होते हैं। ठीक है ना? तो ये टोटल हो गए मेरे पास सितंबर महीने के डे लाइट आवर्स। मतलब सितंबर महीने में इतने दिन, 30 दिन में 10 घंटे के हिसाब से डे लाइट आवर्स रहे, तो 300 आवर्स क्या हो जाएंगे आपके पास? सितंबर मंथ में डे लाइट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पूरे साल का कैलकुलेट करूं तो डे लाइट आवर्स ऑफ दैट ईयर, अब पूरे साल में मैं मान लेता हूं कि ऑन एन एवरेज 10 घंटे क्या रहता है? डे लाइट रहता है, या ज्यादा मान लो, क्योंकि पूरे साल में अगर आप काउंट करोगे तो गर्मियों का टाइम भी आ जाएगा, गर्मियों में ज्यादा टाइम तक डे लाइट रहती है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई ऑन एन एवरेज पूरे साल में पर डे के हिसाब से 12 घंटे क्या रहती है? डे लाइट रहती है। ठीक है, और 365 होते हैं दिन। ठीक है ना? तो पूरे साल के डे लाइट आवर्स हो गए ये वाले, और एक मंथ के डे लाइट आवर्स हो गए ये वाले। तो अगर मैं पी ऑफ सितंबर निकालना चाहता हूं तो पी ऑफ सितंबर क्या है? परसेंटेज ऑफ डे लाइट आवर्स ऑफ दैट मंथ, मतलब सितंबर मंथ विद रेस्पेक्ट टू दैट ईयर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 10 into 30 डिवाइड बाय 12 into 365 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये आ जाएगा आपके पास सितंबर मंथ के लिए पी की वैल्यू। ठीक है, सितंबर के लिए मीन मंथली टेम्परेचर अपने को पता होता है, नहीं पता होता तो क्वेश्चन में दे देते हैं। ठीक है, क्रॉप फैक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से या इस इक्वेशन की हेल्प से फिर हम क्या कर लेते हैं? कंजप्टिव यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बात याद रखना कि इस इक्वेशन की हेल्प से मैं मात्र एक मंथ का ही कंजप्टिव यूज फाइंड आउट कर सकता हूं, ना ज्यादा का ना कम का। ठीक है ना? अगर आपके पास कोई ऐसी क्रॉप है, जैसे आपके पास कोई क्रॉप है वीट, जैसे आपके पास कोई क्रॉप है वीट की, ठीक है ना? वीट की क्रॉप को क्या किया मैंने? वीट की क्रॉप को क्या किया मैंने? वीट की क्रॉप को मैंने अक्टूबर में लगा दिया, नवंबर में लगी रही, दिसंबर में लगी रही, जनवरी में लगी रही, और फरवरी में क्या कर लिया? इसको मैंने हार्वेस्ट कर लिया। ठीक है ना? तो पहले अक्टूबर के लिए इसके इक्वेशन की हेल्प से कंजप्टिव यूज फाइंड करेंगे, फिर नवंबर का करेंगे, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, फिर दिसंबर का करेंगे, फिर जनवरी का करेंगे, फिर फरवरी का करेंगे। ठीक है ना? फिर इनको क्या कर देंगे? चारों को ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल कंजप्टिव यूज आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से मेजर किया जाता है, मतलब इस इक्वेशन की हेल्प से मैं ओनली एक मंथ का ही मेजर कर सकता हूं, ज्यादा का नहीं। ये इसकी लिमिटेशन समझ लो या स्पेशलिटी समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक है ना? तो फटाफट बनाओ इसको, फटाफट बनाओ, फिर एक मेथड और है उसको और निपटा देते हैं। बना? हम्म।
बन गया क्या? सबका बन गया? चलो ठीक है, एक मेथड और है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर अपने कंजप्टिव यूज के मेजरमेंट खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट मेथड होता है कंजप्टिव यूज को मेजर करने का, हारग्रीव्स क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड। मैं नाम लिख देता हूं, अभी रुको। मेथड है अपने पास हारग्रीव्स क्लास ए इवेपोरेशन पेन मेथड। तो देखो, इवेपोरेशन पेन जो होते हैं वो इवेपोरेशन मेजर करने के काम आते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है ना? तो इसी तरीके का एक हारग्रीव का क्लास ए पेन होता है। पहले तो इस पेन के बारे में देखते हैं क्या बोला है। ठीक है, तो क्लास ए पेन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्लास ए पेन की अगर बात की जाए तो देखो, इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल पेन होता है। इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल शेप का पेन होता है, ठीक है, जिसकी हाइट होती है 25 सेंटीमीटर, और इसका जो डायामीटर होता है वो होता है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर, क्लियर है ना? इसमें पानी भरा जाता है, इस तरीके से इसमें वाटर फिल कर देते हैं, और इसमें जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल जो है इसमें, वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर मेंटेन किया जाता है। 5 to 7.5 सेंटीमीटर मेंटेन किया जाता है। मेंटेन का मतलब ये है कि पहले इसमें 7.5 सेंटीमीटर पानी भर देंगे, फिर इसमें इवेपोरेशन होगा, फिर इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। उस इवेपोरेशन के बाद वाटर का लेवल घटता जाएगा, जैसे ही 5 सेंटीमीटर वाटर का लेवल पहुंचेगा, वापस इसमें 7.5 तक पानी भर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं वाटर लेवल मेंटेन करना। ठीक है ना? क्लियर? अब देखें, इसमें जो इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन जो हो रहा है इसमें, इवेपोरेशन ऑफ पेन, इसको मेजर कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ईपी, पेन का इवेपोरेशन। ठीक है ना? तो जो हारग्रीव्स था, हारग्रीव्स ने जो कंजप्टिव यूज था उसको इस पेन के इवेपोरेशन के साथ रिलेट किया। ठीक है, तो एक लाइन लिखो यहां पे, हारग्रीव्स रिलेट कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप विद पेन इवेपोरेशन। विद पेन इवेपोरेशन मतलब पेन इवेपोरेशन के साथ क्या कर दिया, कंजप्टिव यूज को रिलेट कर दिया। और कैसे कर दिया? कंजप्टिव यूज इज इक्वल टू के इंटू ईपी। ठीक है, यहां पे के क्या है, के है अ फैक्टर। ठीक है, इसे बोलते हैं जनरली क्रॉप फैक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, क्रॉप फैक्टर बोला जाता है। ठीक है ना? क्लियर? सॉरी, इसका नाम दूसरा होता है, सॉरी, इसका नाम होता है कंजप्टिव यूज कोफिशिएंट। इसका नाम होता है कंजप्टिव यूज कोफिशिएंट। ईपी का पता ही है आपको क्या होता है, पेन इवेपोरेशन होता है, और सीयू क्या होता है, कंजप्टिव यूज होता है क्रॉप का। ठीक है ना? तो पेन इवेपोरेशन से एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दिया इसने, कंजप्टिव यूज निकाल दिया। ठीक है, और ये जो मेथड है हारग्रीव्स क्लास से स्टैंडर्ड जो भी मेथड है ये, ठीक है, इतना लंबा नाम है इसका, तो इस मेथड को इंडिया में काम में लिया जाता है कंजप्टिव यूज मेजर करने के। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गए। अब देखो, इनमें ज्यादा रामलीला आपसे पूछी जाती नहीं है, प्लेनिकल के ना तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कुछ पूछा जाता है, बस इनके नाम याद रखना। ठीक है ना? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए और इनमें से पूछ लेगा कि भाई किसकी हेल्प से हम कंजप्टिव यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट याद कर लो, उपचे में बना लो साइड में। ठीक है, देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन या दूसरा नाम कौन सा, कंजप्टिव यूज, इनको मेजर करने के लिए लेसीमीटर का यूज करते हैं। इनको मेजर करने के लिए लेसीमीटर का यूज करते हैं। जबकि अगर मैं ओनली ट्रांसपिरेशन को मेजर करना चाहता हूं, ओनली ओनली ट्रांसपिरेशन को मेजर करना चाहता हूं, तो इसके लिए फाइटोमीटर यूज लिया जाता है। फाइटोमीटर यूज लिया जाता है। और अगर ओनली इवेपोरेशन को मेजर करना हो तो, फटाफट बताओ, ओनली इवेपोरेशन को मेजर करना हो तो
पेन मेथड काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन का मेजरमेंट तो तुम हाइड्रोलॉजी में पढ़ लोगे, अपना काम यहीं तक था। इसको बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हो गया आज के लिए, जिस जिसका बन गया लीव कर दो, मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो मुझे लगेगा तुम अभी तक लिख ही रहे हो। ठीक है।